हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए देखिए यूटेरिया पब्लिकेशन के जो ये वॉल्यूम 1 है इसके सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जो टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसके वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों को मैं कवर करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाकर जरूर से वॉच करें। देखिए, इस सेट में आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि 2023 के करंट अफेयर्स के साथ है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं डिस्कस करते हुए भी चलूँगा, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये सेट नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो एक बार जो है सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी बिहार दरोगा से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए PIL क्या होता है। तो इसे हिंदी में हम लोग जो है जनहित याचिका बोलते हैं, जनहित याचिका, और इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इसका फुल नेम इंग्लिश में जरूर याद करिए, कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है एग्जामों में, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, देखिए जनता के हितों के लिए जो किया गया मुकदमा होता है उसे जनहित याचिका कहते हैं, यानी कि जनता के हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए डायरेक्ट जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है आप PIL दाखिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ का जो है पर्यावरण काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और उस पर्यावरण को कोई नष्ट कर रहा है, चाहे वो सरकार हो या कोई अन्य कारक भी हो सकता है, तो आप उन जो है उनके विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर डायरेक्ट PIL दाखिल कर मुकदमा कर सकते हैं। यही PIL का कार्य होता है। ठीक है, और ये जो है उस समय जो न्यायमूर्ति थे, आंसर हो जाएगा आपका PN भगवती। कौन? PN भगवती थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए धन विधेयक जो है, पहले कथन पढ़ते हैं क्या है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। सही है, जब कभी भी धन विधेयक जो पेश किया जाएगा वो हमेशा मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, यानी राज्यसभा की सिफारिश मानने के लोकसभा बाध्य नहीं है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। देखिए इसे राज्यसभा के द्वारा न अस्वीकार किया जा सकता है, न संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और यदि राज्यसभा इस पर कुछ भी अपनी सहमति नहीं देती है तो 14 दिनों के बाद ऑटोमेटिक यह पारित मान लिया जाता है कि यह राज्यसभा से जो है पास हो गया है। और जो धन विधेयक है इसका जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद, जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको एग्जामों में ये बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। देखिए अनुच्छेद 108 में जो है आपको संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, और जो इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, वो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। मान लीजिए कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है उप प्रधानमंत्री। देखिए हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जो कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अभी तक 7 बार जो यह पद को क्रियान्वित किया गया है संसद के द्वारा, जिसमें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो पहले प्रथम उप प्रधानमंत्री जी भारत के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो है आपका 44वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकता है। यह जो है 44वां संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो न्यूनतम आयु है क्या होती है।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु है वो संविधान में वर्णित नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं बताया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, किंतु अधिकतम उम्र जो है वो 65 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत में पंचायती राज का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पीओ का विकेंद्रीकरण करता है। सही है, लोगों की सहभागिता और सामुदायिक विकास, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और लोकतंत्र का जो आधार है आपको यह पंचायती राज ही है, यानी लोगों की डायरेक्ट इसमें सहभागिता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? देखिए कोई भी राजनीतिक दलों के से संबंधित पंजीकरण होता है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें चुनावी प्रक्रिया से लेके पंजीकरण सारी व्यवस्थाएं जो है इसके तहत करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करती है? तो यह जो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका क्या लक्ष्य था? देखिए इसका जो लक्ष्य था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पे इस एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के सिर्फ शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे दंडित भी किया जा सकता था। ठीक है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया गया था और इसका विरोध भारतीयों के द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से किया गया और इसे काला कानून का संज्ञा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? देखिए आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो कि 1815 ईस्वी में इसका स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था कब? 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था सन 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? यानी कि आपको क्रम बताना है, सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद कौन सा लड़ा गया था, ये आपको इसमें बढ़ते हुए क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें देवरा का युद्ध हुआ था ये 1531 ईस्वी में हुआ था। कनौज का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, और चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1540 ईस्वी में, जिसे बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाते हैं, और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ये 1555 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में किसका परिणाम था? तो यह जो है आपको खिलाफत आंदोलन का था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन का हुआ था यह 1919 में हुआ था, जिसके तुरंत पश्चात मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, और इसके जो मुख्य नेता थे वो अली मुसलियार थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो देखिए ये 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था, और इसी समय इन्होंने करो या मरो का भी नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी थे, जो कि 1896 ईस्वी के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे यह, और इसी अधिवेशन में जो प्रथम बार क्या वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको जरूर नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? तो ये जो है आपको कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था, क्योंकि कनिष्क जो है चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय कनिष्क का शासन था, और इसी जो संगीति में है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो देखिए महायान के जो लोग थे ये नई जो परिवर्तनें थी, जो नई परिवर्तन था उसको अपनाने के लिए रेडी थे, जबकि हीनयान जो संप्रदाय के लोग थे ये जो है किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे, यानी कि ये रूढ़िवादी विचारधारा गए थे। तो इसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, उस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सलीकुस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रजत सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और रजत सिक्का जो होता था यह
यह जो है आपको चांदी का सिक्का होता था। किसका? चांदी का सिक्का होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो देखिए बहलोल लोदी होगा इसका आंसर। ठीक है। बहलोल लोदी जो था यह अपने सरदारों को काफ़ी इज्जत करता था, इसलिए उन्हें मसनद ए आली कहता था। और बहलोल लोदी जो था यह लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को काल क्रमानुसार सजाना है। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने द्वा में कर वृद्धि किया। ठीक है। यानी आपका 2 यहीं मिल गया। फिर 3 राजधानी परिवर्तन किया। फिर आपको सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। फिर कराचिल अभियान किया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? इस 22 का बजट था जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। यह जो पेपरलेस पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग और तापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें से जल प्रदूषक नहीं है बताना है आपको। देखिए आर्सेनिक, गाद और क्रोमियम यह जल प्रदूषक है, जो कि हिमन जो यह ताजे पानी का जो है यह स्रोत है, इसलिए आपको हिमन जो हो जाएगा यह सही आंसर हो जाएगा। यह एक प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों का नाम दिया है, खेल का नाम दिया है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है। देखिए साना रिचर्ड्स का संबंध हॉकी से सही है। और पाल पोगबा यह फुटबॉल से संबंधित है, सही है। किरण पोलार क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पमेला जिलिमो जो है यह भारतोलन से संबंधित नहीं, यह एक मध्यम वर्ग के क्या धावक हैं जो कि केन्या के रहने वाली है और केन्या की तरफ से ओलंपिक में पहला पदक स्वर्ण पदक जीतने वाली यहाँ प्रथम महिला बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो यह जो है डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने यह जो है HDI की अवधारणा को शुरुआत किया और इसमें जो सहयोग किया था वो अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा WTO का जो पूर्ववर्ती नाम क्या था? देखो WTO का फुल फॉर्म पहले याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले जो इसका नाम था वो गैट था। और गैट का जो पूरा नाम होता है याद रखिएगा कि जनरेटेड एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? देखिए जो सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है जो कि USA में है। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT हम कहते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कब? तो यह जो है आपको 2010 में स्थापित किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का जलीय वातावरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और जो 2023 का थीम था वो था विकसित युवा विकसित भारत, यानी ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति और वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो था आपको संगीत से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 74वां जो गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो यह जो उत्तराखंड राज्य की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को वेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो द कश्मीर फाइल को जो वेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो है अमरप्रीत सिंह बने हैं। और जो प्रमुख हैं भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि वो VR चौधरी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? तो जो केरल राज्य यह नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। देखिए 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो टोटल 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने अपने भूभाग पे 33% जो कि मिनिमम होता है वनावरण का उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। टोटल भारत की यदि बात करें तो भारत में आपको टोटल 24.62% वनावरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था और जो मुंबई था वह विजेता था।
नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से जो है भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की, तो यह है युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो ऋषि सुनक हैं, जिनका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो देखिए इनके जो संबंध है यानी कि इनके जो दादा परदादा थे यानी वो पंजाब राज्य से बिलोंग रखते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है यह कहाँ किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो आपको भारत और श्रीलंका यानी दोनों के द्वारा यह जो है आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है। देखिए सुधीर लाठ यह हरियाणा कराने वाले हैं, इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो यह जो है जीडीपी का टोटल 2.3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का नया राज्यपाल कौन बने हैं। तो जो लक्ष्मण प्रसाद आर्य सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना बने हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्याभ्यास जो भारत तथा जापान के बीच में होता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए इसका आयोजन जो जापान के ही हायाकुरी नामक शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो आदि महोत्सव का शुभारंभ यह नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता, तो यह जो है सूर्य कुमार यादव को मिला। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध जो विज्ञान से था। और 2023 में जो है 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे। देखिए उनका चुनाव लोकसभा के लिए अभी तक 7 बार हो चुका था। ठीक है, तथा 3 बार वो जो है राज्यसभा के लिए चुने गए थे, टोटल 10 बार सांसद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की, तो यह जो है 51 दिनों की टोटल यात्रा पूरी की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, तो यह जो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया गया था, जिससे कि महाराष्ट्र के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा, जिनमें से कि 7 आपको नर चीते थे तथा 5 आपको मादा चीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये जो है आपके सुधा मूर्ति हैं। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है, तो सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पे प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, और यह जो है आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शहाबुद्दीन चप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो है आपके बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और बांग्लादेश के जो अभी प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है, याद रखिएगा शेख हसीना है। ठीक है, वहाँ का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए दक्षिण गंगोत्री की जो स्थापना है ये सन 1983 ईस्वी में किया गया था, और यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान है भारत का है, जो कि अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, मैत्री भी एक है उसमें से, भारतीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों को विचार करें और बताना है आपको इसमें से कौन सुमेलित है। देखिए लिम्बू जनजाति जो है यह सिक्किम में निवास करती है, सही है। कार्बी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं, कार्बी जनजाति आपको असम में निवास करती है, और डोंगरिया जनजाति है यह उड़ीसा में, ये सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो यह मिशिगन झील है, यह सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चलिए जो कि USA में है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, वायुमंडल में जो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वो 0.01% है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 28% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, 0.03% आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.01% हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है गर्म है, देखिए इन चारों में से बताना है आपको। पेरुवियन जो जलधारा है यह गर्म जलधारा, बाकी एल नीनो सुसीमा ये दोनों जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए जो कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है,
देखिए जो इसका प्रमुख कारण है वो स्थल तथा समूहों के बीच जो विभेदित तापन है वह इसका प्रमुख कारण है। 64 नंबर के नोकरेक, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करिए इसको, ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि नोकरेक जयमंडल क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये आपको जो है मेघालय में है। किसमें? मेघालय में। ठीक है, चलिए। और इसे 2009 ईस्वी में जो है आपको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कौन सा डेल्टा कैप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट, यह कैप कोरिन तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए जो सापेक्षिक घनत्व है ना, इसका कोई भी इकाई नहीं है। ठीक है, बाकी घनत्व विस्थापन और दाब का इकाई है, जिसका आपको पता हो दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किस तनाव को मापने के लिए हम स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए इस वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, यह तो सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल सही। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य नहीं, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी? ठीक है, तो इसमें से जो है आपका जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा। ऑप्शन नंबर यानी सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, ये जो है अत्यधिक उष्मा का प्रतिरोधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो जब कोई विस्फोट होता है तो समुद्र के तल पर जो लहरें बनती हैं वो अनुदैर्घ्य होती है। कैसा? अनुदैर्घ्य होती हैं। और समुद्र की जो सतह पे बनती है वह अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो जो हाइड्रोजन अणु का नाभिक है वो आपको केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ठीक है, तो जो उच्च गलनांक और क्वथनांक जो यह सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। इथेनॉल को इथेन परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? जो लिथियम है यह प्रथम धात्विक तत्व है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम जो यह अधात्विक तत्व है। क्या यह अधात्विक तत्व होता है? ठीक है दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखिएगा तब आपको ब्रोमीन गैस बनती है। कौन सी? ब्रोमीन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है? ठीक है, जो आपका संक्षारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह जो है आपको जो इथोलॉजी हो जाएगा। इथनोलॉजी में जो है मनुष्यों का व्यवहार का पता लगाया जाता है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसे कन्फर्म याद रखिए। देखिए पशुओं के लिए इथोलॉजी, मनुष्यों के लिए इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किससे कहा जाता है? तो देखिए जो नाभिक है यह कोशिका का मास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में
से कौन अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है यह ऊतकों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन बताना है आपको। तो देखिए जो केसिन है यह दूध में पाया जाता है, यानी कि केसिन जो है आपका दूध का प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होती है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है आपको समरूप अंग कहा जाता है। क्या याद रखिएगा, इसे समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी बताना है आपको। देखिए ये फीता कृमि जो अंतःपरजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है तो जो हृदय होता है इस पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि है यह उत्तरदायी है। इनमें से किस रोग से पीड़ित लोग मधुमेह यानी कि जो चिनिया रोग से, जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, यदि उस रोग से कोई व्यक्ति प्रभावित है तो वह जो है नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 91 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद है? तो तंबाकू में आपको निकोटीन मौजूद है। क्या? निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे मालों का अभाव। ये तीनों जो है आपको सही है, तीनों का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेन वैट का संबंध किससे है? यह एक कर है। ठीक है, तो आपको बताना है किस तरह का यह कर है। तो यह जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी जो उत्पादन पे कर लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वह सेन वैट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो कागजी मुद्रा है यह प्रथम बार आपको सन 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण करना जो है यह भारतीय आरबीआई यानी जो आरबीआई का यह कार्य नहीं, यह जो है आपको वाणिज्यिक बैंकें करती हैं। कौन? वाणिज्यिक बैंकें ये कार्य करती है। बाकी मौद्रिक नीति का निर्धारण साख सृजन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में आरबीआई कार्य करता है। क्वेश्चन 96 देखिएगा कि 5 क्रमिक विषयों, यहाँ पे आपको विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो ये मैथ है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसे पॉज करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 है, इसका आंसर जो है आपका इसका भी बी हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। क्वेश्चन 98 है, इसका आंसर आपको 40J/m हो जाएगा। क्वेश्चन 99 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा सेट जो कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से प्रत्येक दिन जो है सेट लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप जरूर और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब जय हिंद, वंदे मातरम।